गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए कौन सा आपका? कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पार्ट ए कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज होगा इसका लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट टर्म पे सारे बच्चे आए थे? कोई ऐसा बच्चा जो लास्ट टर्म पे ना आया हो? तो लास्ट टर्म पे हम लोग क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या देख रहे थे? और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था? प्लस क्यू नॉट का। किसका यूज़ किया था? और प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं पता? प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हेडिंग डालें। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आपको याद होगा जब हमने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ की थी तो वो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती थी और कहाँ पे जाके फिनिश हो जाती थी? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती, नेगेटिव चार्ज पे फिनिश। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती, नेगेटिव चार्ज पे फिनिश। ठीक है, पहला पॉइंट यही हो गया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी लिखाएंगे, अभी तो शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं, जैसे यहाँ पे पास होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर। समझ गए? और जैसे यहाँ पे दूर होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीक। यहाँ पे फिर पास होंगी तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस कंजेस्टेड होती हैं, कंजेस्टेड कह दो, डेंसर कह दो, ठीक है, कंजेस्टेड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर। और जहाँ पे रेयरर होंगी, रेयरर का मतलब दूर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीकर। ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बोर्ड पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो? ठीक, नहीं देखना भी है। इलेक्ट्रिक लाइंस सुना करो घर पे, जैसे ईयरफोन लगा लिया, मोबाइल ऑन कर लिया, लेक्चर अपना सुनते रहे। नहीं भी देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, अपने आप क्या होगा? रिवीजन होगा। ठीक है। तो जो पढ़ा करो लेक्चर उसको घर जाके एक बार जरूर देख लिया करो, भले 2x स्पीड में देखो, अरे कुछ तो रिवीजन होगा। समझ गए? 2x स्पीड में तो क्या होगा? 15-20 मिनट खत्म हो जाता है। बस ये थोड़ा ध्यान सुनना पड़ता है, जल्दी हो जाता है ना। थर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ बना दे डायग्राम, आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है?
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, अब जैसे ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स मान लेते हैं एक दूसरे को क्रॉस कर दें, करती नहीं मान लेते कर दिए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे हम लोग दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस लाइन पे और एक इस इलेक्ट्रिक लाइन पे। यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए? एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हम प्लस क्यू नॉट को रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा, या बीच से टूट जाएगा, आधा उधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सिंगल पॉइंट पे किसी भी फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, सिंगल पॉइंट पे टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्रॉस तो मैग्नेटिक लाइंस भी नहीं करती, कोई लाइन नहीं करती। ठीक है, फोर्थ, अगर हम लोग क्या करें, एक पॉजिटिव प्लेट लेने और एक नेगेटिव प्लेट लेने, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपेसिटर। क्या कहेंगे? कैपेसिटर में क्या होता है? दो पैरेलल प्लेट होती हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दो प्लेट ले ली हमने, पैरेलल प्लेट है, एक पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और दूसरे पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। मान लो, चलो ठीक है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? जहां भी इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट कैसी हैं? इसे कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E/F का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? अब कहीं भी जैसे हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया, ऐसे करेंगे हम लोग, ज़्यादातर यूनिफॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया, इसका मतलब ये है कि इधर कौन सी प्लेट, वेल अंडरस्टूड है कि इधर पॉजिटिव होगी उधर नेगेटिव, वो हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन बगैर उसके तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा ये। ठीक है, तो कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया जा रहा है, इसका मतलब एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी तरफ नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। वो तो हम लोग प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो उधर की तरफ मूव करेगा। समझ गए ना? प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बेटा जल्दी आओ, कहीं से पढ़ के आ रहे हो क्या? बंद है तो यहाँ चले आए? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कब लगती है तुम लोग की? और 246 में तो बैच चलता है कोई? तो उन्होंने बुलाया नहीं था, बात नहीं की थी क्या उनसे? अच्छा तो बात कर लेना, ठीक है, अभी बैठ के पढ़ लो, आ गए हो तो बढ़ जाओ बढ़ जाओ। लेक्चर नंबर 4 है, 3 तक तो तुमने पढ़ा था ना? गुड। तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिखा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखें, क्या लिखा है आपने? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and
at negative charge. Originate from positive charge and terminate at negative charge. सेकेंड लिखें, the place where electric lines are congested. The place where electric lines are congested. Comma. The electric field at that place. The electric field at that place is stronger. थर्ड पॉइंट से लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस इज स्ट्रॉन्गर एंड द प्लेस वेयर, अरे लिख लो उसका, देख लेना, थर्ड पॉइंट से लिख लो। अच्छा, ये हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? हमने कल इलेक्ट्रिक लाइन्स पढ़ाया था तुम्हें, अरे वो तो वीडियो तो देखा होगा ना, हाँ, तो वो उसके आगे है अगला, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने डाइपोल तक इलेक्ट्रिक लाइन्स बताया था लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग ये थर्ड पॉइंट लिखें, क्या लिखा? एंड द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स आर रेयरर, एंड द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स आर रेयरर, comma, electric field at that place is weaker. Electric field at that place is weaker. Third, electric lines never cross each other, never intersect. इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्रॉस इंटरसेक्ट बात एक ही है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। Two tangent lines can be drawn. That is, जो हम that is बोलते हैं तो IE नहीं पता, that is there will be two directions of, क्या छूट गया बेटा? क्या बहुत पीछे रह गए? बिकॉज एट, क्या लिखा है था? बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, दैट इज देयर विल बी टू डायरेक्शंस, there will be two directions of electric field at a single point. There will be two directions of electric field at a single point, which is not possible. Which is not possible. ठीक है, ये डायग्राम बना लो और यहां ब्रैकेट में लिख लो नॉट पॉसिबल। ये इंटरसेक्शन पॉइंट में दो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगी? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए? क्योंकि अब प्लस क्यू नॉट को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा? बीच से टूट जाएगा। इधर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं होती, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, ना मैग्नेटिक फील्ड की, ना ग्रेविटेशनल फील्ड की। समझ गए?
कोई भी फील्ड हो, एक पॉइंट पे टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, समझ गए। इसलिए जहाँ से जैसे दो लाइन्स ऐसे आ रही हैं तो ये क्रॉस नहीं करेंगी, जब पास पहुँचेंगी तो आपस में क्या हो जाएंगी, टर्न कर जाएंगी, समझ गए। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2, एक इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, यानी सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हो गई, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ गए। कोई भी फील्ड हो, सिंगल पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती, समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत। 4th पॉइंट लिखें, द प्लेस वेयर, 4th पॉइंट लिखो, द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स आर, ये लिखा हुआ है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, कॉमा, द इलेक्ट्रिक फील्ड at that place, electric field at that place is known as uniform electric field, uniform electric field। क्या छोटा बेटा, ठीक, ये डायग्राम बनाओ, ये भी नीचे लिख लो, ठीक है। हमें लगा कई दिनों से लिखा नहीं ना, बीच में छुट्टियां पड़ गई तो आदत छूट गई लिखने की ना, सबका छूट रहा है, ठीक। तो हेडिंग डालें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हम शॉर्ट में बार बार लिख देते हैं E/F, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखिए, ये है पॉइंट चार्ज प्लस Q, ठीक है। सपोज ये कहाँ पे रखा हुआ है, O पे। हमें इसके कारण पॉइंट P पर फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ठीक है। ये कहाँ पे रखा हुआ है, O पे, ठीक। इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें पॉइंट P पर क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझ गए। और ये जो फार्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज होगा, यानी आगे हम लोग जितने प्रूवमेंट्स पढ़ेंगे सब में इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, समझ गए। जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उनमें भी। तो ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ये खुद नहीं पूछा जाता है लेकिन इसका यूज़ बहुत होता है, बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज प्लस Q है, इसके कारण हमें पॉइंट P पर क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E=F/Q0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दें, उस पर फोर्स निकाल लें, क्या निकाल लें,
उस फोर्स में क्यू नॉट से क्या करें, डिवाइड कर दें, आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो डेफिनेशन बताई थी, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज टू द वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यही तो डेफिनेशन थी। हाँ, तो इनिशियल लैंग्वेज लिखें, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इनिशियल लैंग्वेज, let a point charge plus q is situated at point O and we have to find intensity of electric field. Intensity of electric field due to this point charge, this point charge at point P, at point P at a distance r from point O, from point O। ठीक है, तो डिस्टेंस r है, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर। जहां पे भी चार्ज रखा होगा उसको ओरिजिन मान लेंगे, जिस पॉइंट पे निकालना है उस ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये तो पता होगा ना। अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट, अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। नहीं समझे? अब जैसे ओरिजिन है, अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो P का पोजीशन वेक्टर ये हो गया r1 वेक्टर और Q का पोजीशन वेक्टर ये हो गया r2 वेक्टर। ठीक है, अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट, अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, r2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, देखिए तो हमें P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है? तो हम P पे क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, रेपल। तो ये फोर्स लगा, तो हम पहले इस फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की वैल्यू निकालें। डायरेक्शन तो दिख ही रही है। ठीक है, फोर्स की क्या निकालें, वैल्यू। क्यों नहीं जान पा रहे हो? फोर्स की जो वैल्यू निकलेगी उसमें क्यू नॉट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लो आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, F 1/। देखिए कोई भी प्रूवमेंट करेंगे शुरुआत में स्केलर फॉर्म में ही लेके चलेंगे, सिंपल तरीका। हाँ, लास्ट में जरूर एक स्टेप बढ़ा देंगे तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस हम उसमें क्या करेंगे, R का और इंक्लूड कर देंगे। क्या इंक्लूड कर देंगे, समझ गए? क्योंकि R वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, R का। पहले हम लोग स्केलर फॉर्म निकाल कर यूज़ करके क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। बाद में एक स्टेप और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। क्या नहीं समझा रहा है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 की जगह क्या लेंगे, Q। अब देखो इसीलिए मैंने इसके लिए हम लिया है ताकि हम विदाउट साइन यूज कर सकें। मान लेते माइनस क्यू होता तो भी हम क्या लेते, Q। समझ गए? अब भी नहीं समझे? तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह, समझ आ रहा है, Q नॉट। ठीक है, जब भी हम स्केलर फॉर्म यूज करेंगे
चार्ज को कैसे रखेंगे, विदाउट साइन, ठीक है। डायरेक्शन अलग से इंडिकेट कर देंगे, अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एफ आ गया, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको लिख देंगे 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू एफ। अच्छा, एफ अपॉन क्यू नॉट को 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू एफ नहीं लिख सकते? अरे एफ का 1 में मल्टीप्लाई करोगे फिर एफ आ जाएगा, नहीं समझ आया? अरे इसको ये नहीं लिख सकते? ठीक, बस ये एफ यहां रख देंगे। डायरेक्ट नहीं समझ पाते ना तुम लोग, इसलिए ऐसे ही होता है, ठीक है। ये कहां से लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां से लिखा हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एफ की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल साथ ही साथ तैयार करते चलें। यही चैप्टर्स जो सिंपल लग रहे हैं यही आगे अझेल हो जाएंगे जो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो, ठीक है। एक के बाद एक आते चले जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पे इसकी थ्योरी फिनिश हो रही है, ठीक है। तो 1 अपॉन क्यू नॉट एफ, एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये वैल्यू कहां से रखी हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, यानी ई का वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी फार्मूला प्रूव करते हैं बगल में क्या लिखेंगे, उसकी यूनिट। अगर इसी फार्मूले को हम एयर वैक्यूम के लिए लिखें, फॉर एयर और वैक्यूम, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। यानी क्या आ गया ई का फार्मूला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए जो डायरेक्शन एफ की होती है वही डायरेक्शन ई की नहीं पता है, व्यंद्रास्त्र। अरे किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट, यानी ओ से पी की ओर, फ्रॉम ओ टू। अब ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, क्या नहीं समझे, इसलिए हम डायरेक्शन को अलग से इंडिकेट करना है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम ओ टू पी। अब वेक्टर फॉर्म में यहां पे जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी भाई ई वेक्टर की होगी, और ई वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आर कैप, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही तो है। आर वेक्टर की डायरेक्शन को किससे लिखेंगे, आर कैप से, समझ गए। ए कैप की डायरेक्शन को कौन, ए वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, बी कैप। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आर कैप, समझ गए। अरे आर कैप आर वेक्टर की डायरेक्शन में तो होगा, यही तो आर कैप होगा। तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कैप। और जिधर एफ होगा उधर ही ई होता है, समझ गए। प्लस क्यू नॉट इसीलिए लेते हैं क्योंकि प्लस क्यू नॉट में क्या होता है, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। चाहो तो आर कैप की वैल्यू रख सकते हो, आर वेक्टर अपन जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है। अब यहां पे आपको डायरेक्शन नहीं लिखनी है, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्शन लिखी फ्रॉम ओ टू पी, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ठीक है। जब इसका यूज़ करेंगे तो हम चार्ज को विदाउट साइन लेंगे, और जब इसका यूज़ करेंगे तो चार्ज को मान लेते हैं निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ माइनस क्यू लेते तो माइनस आर कैप हो जाता। क्या आ जाता है डायरेक्शन, अरे माइनस क्यू लेते तो माइनस आर कैप ना हो जाता, क्योंकि तब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट ना होता, टुवर्ड्स लेफ्ट होता। समझ गए, अब भी नहीं समझे। तो ये स्केलर फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, यानी हम क्या कह सकते हैं,
ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो ना, ये चीज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या मतलब हुआ? आर बढ़ने के साथ साथ ई की वैल्यू नहीं घटेगी, तेजी से घटेगी, स्क्वायर है। घटना अलग चीज होता बेटा, और तेजी से घटना अलग चीज। नहीं समझे? अब जब आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे या लास्ट ईयर प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठा के 10 बार ही क्वेश्चन मिलेगा। कितने बार? मिनिमम। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस? 4 ग्राफ दिए होंगे। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस? समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखना, चाहे ई प्रोपोर्शनल कोई भी क्वांटिटी हो, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे आर हो, r² हो, r³ हो, ठीक है, सबका ग्राफ एक ही टाइप का आता है। ये तो समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज होगी तेजी से। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, ये ई और ये आर। ठीक, बच्चे दो ही चीजों से डरते हैं, वेक्टर, ग्राफ। एग्जामिनर चुन चुन के क्वेश्चन रखते हैं, ज्यादातर वो क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं जिनमें वेक्टर हो और ग्राफ, तो उनको पता है, बच्चे इन्हीं से डरते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो ये ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा। जैसे प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तब भी ऐसे आता, बस इससे थोड़ा सा ऊपर आता, क्योंकि घटता है, आर बढ़ने पे ई डिक्रीज होता है, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज होता है। स्क्वायर होने पे क्या हो रहा है? तेजी से। क्यूब होता तो क्या होता? और तेजी से। शेप यही रहेगा। हमने क्या कहा, कुछ समझ आया? ई प्रोपोर्शनल टू 1/r हो, 1/r² हो, 1/r³ हो, शेप यही रहेगा। बस आर में क्या होगा? थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगा, स्क्वायर में और तेजी से, क्यूब में और तेजी से। नहीं समझे? ठीक है, अगर इसको ग्राफ को तुम प्रॉपरली ड्रॉ करना चाहते हो, 1 नंबर में आएगा, डायरेक्ट बनाना है। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने ले लिया ई, कोई सी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लेते आर डिस्टेंस पे क्या ले लिया? ई। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, अब जैसे 1 मीटर पे हमने कितना ले लिया? ई। यहां से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करो, थोड़ा सा आगे से। ठीक है, वो बात अलग है, लाइन यहां हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे से। अब 1 मीटर पे ई है, 2 मीटर पे कितना हो जाएगा? e/4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, e/4, यानी ये e/2 हो गया, e/4। 2 मीटर पे e/4, 3 मीटर पे e/8, e/8। और देखो ना 3 अच्छा 3 e/9, 8 नहीं, e/9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। नहीं समझे? अरे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो e/9 यहां कहीं ऐसे, यही हमने मिलाया है। ये प्रॉपर ग्राफ हो गया। देखो 1 मीटर पे ई, 2 मीटर पे e/4, 3 मीटर पे e/9, और ज़्यादा क्लोज। समझ गए? तो इस ग्राफ को अगर हमें सिस्टमेटिक वे में ड्रॉ करना है तो हमें ई को क्या करना पड़ता है? बहुत ऊपर लेना पड़ता है। नहीं समझे? क्योंकि e/4, फिर e/9, फिर e/16। अरे समझे, 4 मीटर तक तो लोगे। नहीं समझे? तो ग्राफ की हाइट ये मान लो कम से कम आप लेना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर, ताकि जब 16 पे आए e/16 तो कम से कम ½ सेंटीमीटर हाइट बचे। कितने बचे? 8 में जब 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ½ अभी नहीं समझे? तो ये प्रॉपर वे आएगा, यही शेप। अभी नहीं आया? समझे? कोई डाउट? तो जैसे जैसे आर को इंक्रीज करेंगे ई की वैल्यू क्या होगी? तेजी से डिक्रीज होगी। ठीक है? नहीं समझे? ठीक, नोट करें जल्दी। पीछे चालू कर लो, चाहो तो चालू कर दो।
वीडियो ऑन कर दें ताकि सारे बच्चे सुने, ठीक है। तो एक रेड पेन खरीद लें आप सभी लोग 5 रुपए का, ठीक है। नहीं, जितने हम बीच बीच में नोट लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं, उसको रेड पेन से लिखा करें, क्योंकि ब्लू पेन से पूरे नोट्स बनाओगे और उसी से तुम नोट लिख लोगे तो वो नोट्स के अंदर नोट क्या हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। अलग से लिखा होगा, ठीक, तो जब भी कॉपी पलटोगे तो ना चाहते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी अपने आप निगाह पड़ जाएगी, क्योंकि वो रेड कलर से लिखा होगा। और जो हम आपको नोट लिखाते हैं वो उस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, समझ गए। और नोट जो हम लिखाते हैं उसको ऊपर लिख लिया करो, ठीक है, ओनली फॉर पर्सनल यूज़, समझ गए, नहीं समझे, क्योंकि अच्छी चीज़ें दूसरों को बताने के लिए नहीं होती हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें दूसरों को बताने के लिए नहीं होती हैं। नोट लिखें एक, जल्दी करो, इतना टाइम कैसे लग रहा है। देखिए ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे देखिए क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्यू अपॉन आर। ये दो फार्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन आर, वो लिखा हुआ है, वो अरे वो हर एक में आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर फार्मूले में। ये लिखने के लिए नहीं है, इसलिए हमने लिखा ना फॉर पर्सनल यूज ओनली, नहीं समझे, ये याद रखने के लिए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो हर एक में आएगा, समझ गए। तो क्यू चार्ज से, और इसको कब पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे हमने वो वोल्ट पर मीटर यूनिट बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर भी कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब एक देखते हैं तो लगे हाँ दूसरा भी देख लें, अरे दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से ना याद हो तो टैटू बनवा लो, एक इधर E इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इधर V इक्वल टू क्यू अपॉन आर, लेकिन एग्जाम के पहले इरेज कराना पड़ेगा, समझ गए। तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे क्यू अपॉन आर स्क्वायर अभी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद जितने टर्न होंगे हर टर्न पे जरूरत पड़ेगी। क्यू चार्ज से आर हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, इसका मतलब कितने बार यूज़ करेंगे अंदाज़ा नहीं, अभी हज़ारों बार इसको यूज़ करेंगे और कई किसी बार नहीं बता पाओगे, हर बार भूल जाओगे, ठीक है, नहीं समझे, भरोसा देखिए हमारा, ठीक है, विश्वास, ठीक है। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्यू अपॉन आर। डायरेक्शन क्या होगी वो अलग मैटर है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हर एक में आएगा, चाहे इसमें हो चाहे उसमें, हर फार्मूले में आएगा, नहीं समझे, कुछ समझ आया। जैसे शैलेंद्र, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और पोटेंशियल भूल जाओगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे सबसे पहले तुम ही पूछेंगे ताकि आते आते हमारा थोड़ा खून जले, ठीक है, नहीं समझे। तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना, हम क्या करें समझ आ रहा है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल क्यू अपॉन आर, ठीक है। अभी यूज़ करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब जो अगला आर्टिकल है सुनिए, यहां पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो पॉइंट चार्ज के कारण निकाला है, किसके कारण, अब हम निकालने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। पॉइंट के कारण नहीं है, चार्ज पूरे में क्या है, फैला हुआ है, उसके कारण, ठीक है। 3 कंडीशन है उसमें, पहली कंडीशन में टाइम लगेगा 15 मिनट,
दूसरे में 5 मिनट, तीसरे में 5 मिनट। नहीं समझे? समझ गए होगे, उसी में करेक्शन करके। ठीक है, पहले में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। ठीक है, दूसरे में 5 मिनट, तीसरे में 5 मिनट। अब कल वाले बैच में जो हमने पढ़ाया था, अब वो वाला बैच आगे हो गया, मतलब बराबर हो गए। तुम्हारा वीक का फर्स्ट डे करना है, उनका भी कल वीक का, तो उसमें तीसरी कंडीशन हो नहीं पाई। ठीक है, लेकिन आपके में हो जाएगी। ठीक, वॉल्यूम वाला बच गया था। तीन बैच चल रहे हैं, तीनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो आप तीनों में से मतलब बैच को मिस नहीं करना है, इसमें ना आ पाओ उसमें आ जाओ, उसमें ना आ पाओ उसमें आ जाओ। अभी 2 के ब्लॉक में चालू होंगे, 2 बर्नर में चालू होंगे। ठीक है, तो आपके पास 6-7 ऑप्शन होंगे। ठीक, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। कभी कभी इलेक्ट्रिक फोर्स भी पूछ देते हैं। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हेडिंग डालें, हेडिंग के लिए इन्विटेशन का वेट ना क्या करें। continuous distribution of charge। लिखिए, एक लाइन लिख लें बस। There are 3 types of continuous distribution of charge। There are 3 types of continuous distribution of charge। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। देख सुने, तो चार्ज डेंसिटी जो है 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। ठीक है, अगर चार्ज, बेटा सुनो ध्यान से, जो हम लिखाते हैं वो आपको हर जगह मिल जाएगा, जो नहीं लिखाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं समझे? जो नहीं लिखाते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। ठीक, सुने ध्यान से। अगर चार्ज किसी वायर पे है, कोई वायर है, कोई लाइन है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज किसी वायर पे होता है तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द, पर यूनिट लेंथ कौन समझे? 1 मीटर। पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अगर MKS सिस्टम लेके चल रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब चार्ज किसी वायर पे होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको डिफाइन कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट वायर। ठीक है, नहीं समझे? जब चार्ज किसी शीट पे होता है, मान लेते हैं शीट है, मेटालिक शीट हो या नॉन कंडक्टिंग कैसी भी शीट हो, ठीक है, अब जैसे पूरे पे चार्ज है, ठीक, अरे पूरे पे चार्ज है, ठीक है, तो इसके पर यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होगा, किस पे? पर यूनिट एरिया। निकालेंगे कैसे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अच्छा, पर यूनिट लेंथ पे कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ।
पर यूनिट लेंथ पे कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज, रेहान क्यों नहीं जान पा रहे हो? ठीक। और तो पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? कहीं कहीं एरिया चार्ज डेंसिटी भी लिखा होता है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ गए? अब भी नहीं समझे? अगर किसी सॉलिड बॉडी पे चार्ज है पूरे में वॉल्यूम में, किसी सॉलिड बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा, उस बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा उसे क्या कहोगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी चार्ज डेंसिटी कितनी टाइप की हो गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज। जब किसी वायर पे होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी शीट पे होगा तो सरफेस। शीट हो या कोई भी स्फीयर हो, मतलब सरफेस पे हो, अंदर ना हो। जैसे कोई हॉलो स्फीयर है, कैसा है? और उसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर तो है नहीं चार्ज। कहाँ चार्ज है? सरफेस। तो हम किसकी बात करेंगे? सरफेस चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात तब करेंगे जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो, सॉलिड बॉडी हो और पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो। नहीं समझे? कुछ समझ आ रहा है? तो उसे क्या कहोगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सुनिए। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ of a wire is called linear charge density of that wire. Clear? That is, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल। अब जैसे ये है, ये कोई वायर है, पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी चार्ज हो। अब सपोज इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L, और टोटल चार्ज कितना है? Q। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन L। क्यों नहीं समझे? और ध्यान रखना, हम लोग लेंथ को कहीं भी कैपिटल L से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सुनो, लेंथ को कहीं भी कैपिटल L से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल करके कैपिटल L को यूज़ करना हमें सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। किसके लिए यूज़ करना है? नहीं समझे? इसलिए लेंथ को हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल l से। नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल L एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग लेंथ कभी भी कैपिटल L से नहीं लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल l। नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना फिर। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम पर मीटर। क्या फार्मूला देख करके यूनिट में नहीं निकाल सकते हो? बोलो। डायमेंशन फार्मूला कूलम का क्या होता है? 80 और मीटर का L। कूलम का 80 कैसे होता पता नहीं सबको? Q इक्वल टू IT, I का A और T का कैपिटल T। ऊपर जाएगा L माइनस 1, T की पावर 1, A की पावर 1। देखिए, डायमेंशन फार्मूला लिखने का ऑर्डर क्या होता है? पहले M, फिर L, फिर T, फिर A। M है नहीं इसलिए लिखा, नहीं चाहो तो M की पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, सुनो, यहाँ तक पहुँचो सब लोग। पहले तुम कितना धीरे धीरे लिख रहे हो बेटा। ऋषि तुम कुछ करी नहीं ना, नोट लिखा तुमने बेटा। हमें दूर से सब कुछ दिखता है, समझ गए? तुम घर पे भी गलत लिखोगे तो हमें यहाँ से दिखेगा, समझ गए? देखो, तुमने नोट के लिए जगह छोड़ी, नहीं लिखा नोट। ग्राफ करके तुमने काट करके दोबारा बनाया, तो आज मन क्यों नहीं रहेगा तुम्हारा? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए,
जल्दी करो फिर देर हो जाएगी, फिर यहाँ भी छूट जाएगा वॉल्यूम वाला। कल केवल हम कहाँ तक पहुँच पाए थे कल वाले बैच में? सरफेस चार्ज तक पहुँच पाए थे केवल। नहीं, बराबर नहीं है, ख़त्म करना है ना इसको, ताकि अगले टर्न पे ये पार्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, रेफरेंस बुक जैसे नूतन वगैरह है या दूसरी बुक्स हैं, उनमें ये 2 पार्ट, ये चैप्टर 3 पार्ट में दिया गया है। तो जब इसको ख़त्म करेंगे पार्ट है तो उसके 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। यानी नूतन में कूलम्ब्स लॉ अलग दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिया गया है। समझ गए? हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यानी जब एक चैप्टर खत्म होगा तो रेफरेंस बुक के कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे? 3। समझ गए? कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम। अब जरा देखो, अभी हम लोगों ने देखा क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले समझना जरूरी है, समझ लो। ठीक है, घर जाके वीडियो देख करके नोट्स बना लेना। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे अभी बताया, लेकिन वो तो पॉइंट चार्ज के कारण है, और यहां चार्ज पूरे में क्या है? बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे में फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूट है। अब कैसे करें? आप जानते हो फिजिक्स में जब भी कोई समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम, एक ही सोल्यूशन है, इंटीग्रेशन। ठीक है, फिजिक्स में हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, इंटीग्रेशन, या फिर वेनरास या फिर इंटीग्रेशन। नहीं समझे? हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे? स्मॉल एलिमेंट। किसके कारण निकालेंगे? स्मॉल एलिमेंट, यानी छोटे से पार्ट के कारण। फिर इंटीग्रेट करेंगे, पूरे का निकाल लेंगे। समझ गए? अब जैसे ये स्मॉल एलिमेंट है, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। आप इमेजिन करो कि ये बहुत छोटा है, जस्ट लाइक पॉइंट। डेल्टा एल क्या होता है? बहुत छोटा होता है, और डी एल बहुत है छोटा, हाँ, निग्लेजिबल। समझ गए? कुछ लोग बहुत होते हैं, कुछ लोग बहुत है। नहीं समझे? तो ये निग्लेजिबल है। समझ गए? वेरी स्मॉल नहीं है, वेरी 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 स्मॉल, जस्ट लाइक पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम इसके कारण निकालेंगे, यहां पे पॉइंट पी पर। और ये वेक्टर कौन सा हो गया आपका? आर वेक्टर। ठीक, चलो 1 मिनट टाइम बर्बाद करें, बीच में हमारा मन करता है टाइम बर्बाद करें। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा? हैंड्स रेस करें। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा? हैंड्स रेस करें। ये जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल, इस पे कितना चार्ज होगा? आपस डिस्कस मत करो, बोलो। तुम तो हाथ उठा रहे थे ना? नहीं तो क्यों? अरे क्यों? गलत होने पे हम गोली थोड़ी मारते हैं। ज़्यादा क्या होगा? गलत ही तो होगा। हाँ बोलो, कोशिश करो बेटा। हाँ, ये नहीं बताना है आपको, केवल चार्ज की वैल्यू बतानी है इस छोटे से पार्ट पे। क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम क्या कर रहे हो? तुम बोलो। नहीं, और कोई? नहीं, अरे इतना ज़्यादा जाने की जरूरत थोड़ी ना है। अरे सुनो, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। तो डीएल लेंथ पे कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएल। हद हो गई, नहीं समझे? पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। नहीं समझे? तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएल। नहीं समझे? बोलो, क्या नहीं समझे? अच्छे से मान लेते हैं, एक केला 10 रुपए का है, तो 5 केले कितने होंगे? हाँ, तो कैसे निकाला? 5 का मल्टीप्लाई किया ना। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर पे। पर यूनिट लेंथ नहीं जानते हो, मैं लग रहा। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर पे। तो 1 मीटर पे कितना चार्ज है? लैम्डा। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएल। नहीं समझे? अरे 1 मीटर पे कितना चार्ज है? लैम्डा। 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है? तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएल।
एक केला 10 रुपए का, 5 केले 50 रुपए के। तो केला वाला एग्जांपल से समझ में आ गया, एप्पल का देंगे तो समझ जाओगे, ये नहीं समझ पाओगे। क्यों? समझ आया? जब पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज है? लैम्डा। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा। कोई पूछे एक्स लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू एक्स। कोई पूछे 10 मीटर पे कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू 10। अब भी नहीं समझे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है? डीएल। स्मॉल एलिमेंट का होता है स्मॉल पार्ट, समझ गए? कितना चार्ज हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। नहीं समझे? अब इस डी क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसके कारण? डी क्यू। पहले डी क्यू के कारण निकालेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी क्यू किस पे चार्ज है? डीएल लेंथ पे। नहीं समझे? डी क्यू किस पे चार्ज है? डीएल लेंथ। फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे का। एक चीज़ और बेटा, पेज बाद में काउंट करना पड़े, सुन लो। पेज घर पे काउंट क्या करो, उतने ही निकलते हैं, चाहे क्लास में काउंट करो चाहे घर में करो, ठीक है? सुनो। और जिनको ज़मीन या अच्छा दीवार देखना हुआ करे, बैच के बाद रुक करके देख लिया करो, ठीक है? कई बच्चे ना दीवार देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, तो बैच के बाद रुक करके देख लो, ठीक है? अभी बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ सुने, जब हम किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेट, ध्यान सुनना, इसको 3-4 हफ्ते हम लोग लगातार यूज करेंगे। जब हम किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो उसे क्या कहोगे? लाइन इंटीग्रल। क्या कहोगे? लाइन इंटीग्रल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ, अरे वेक्टर फॉर्म हो या स्केलर फॉर्म हो, कोई भी हो। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, तो उससे क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गधा और डीएल वेक्टर, लाइन वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ गधा। अरे कुछ भी हो सकता है, नहीं समझे? तो किसी भी क्वांटिटी का, हमने क्या कहा समझ आया? किसी भी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, उसे कहोगे लाइन इंटीग्रल। यहां पे एल लिख देते हैं, लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रल। अरे एक ही चीज है, इंटीग्रेशन बोलने में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, तो क्या बोल देते हैं? इंटीग्रल। नहीं समझे? और जब किसी क्वांटिटी का, नहीं समझे? लाइन इंटीग्रल, अब समझ गए? और जब किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एरिया, विद रेस्पेक्ट टू एरिया, सरफेस इंटीग्रल। एरिया इंटीग्रल भी कह सकते हो, कुछ बुक्स में एरिया लिखा होता है लेकिन अच्छा नहीं लगता सुनने में। सरफेस इंटीग्रल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा इंटीग्रल? सरफेस। और एरिया वेक्टर को एस वेक्टर से भी लिखते हैं, हम यहाँ पे ए वेक्टर से लिख रहे हैं, आप चाहो तो एस से भी लिख सकते हो, ठीक है? सरफेस इंटीग्रल। ये किसका सरफेस इंटीग्रल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये किसका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे हमें एस लिखना पड़ेगा। और जब क्या? नहीं, वो डिपेंड करेगा क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है, वो आगे आएगा। अरे हम क्या कहते हैं ये बताने, केवल कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ी बताने, ठीक है? कोई भी चीज़ है ना, धीरे धीरे करके दी जाए। इकट्ठा प्रेशर डाल देंगे, जरा सा दिमाग है, 25 से बोलेगा, ठीक है? इसलिए धीरे धीरे करके, ठीक? समझ आई बात? आपको लग रहा होगा आपके बहुत दिमाग है, ठीक है? हम ऊपर से देख रहे हैं, आप खुद को नीचे से देख रहे हो, हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से। समझ गए? तो हमें पता है कि आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, समझ गए? और जब किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्या कहोगे? वॉल्यूम इंटीग्रल। 3 ही प्रकार के इंटीग्रल हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। समझ गए? सुनिए, तो स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, ये समझ आया? अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P at point P ड्यू टू चार्ज, या एक काम करो, पहले फोर्स निकाल लो। इलेक्ट्रिक फोर्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स
एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। तो यहां पे सपोज हमने कर लिया क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये जो डी क्यू चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि पूरे वायर के कारण नहीं है, ये पूरे वायर के कारण, केवल किसके कारण निकालें, पहले डी क्यू, जब इंटीग्रेट करेंगे तब पूरे वायर के कारण निकलेगा। समझ आई बात, क्या आ गया, डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, आगे चल के इसी में क्या लगा देंगे, आर कैप क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म। समझ गए, डी क्यू की वैल्यू रख दो। ये कहाँ से लिखा है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। क्लियर, देखिए डी क्यू की वैल्यू रखो। अब चला इंटीग्रेशन कर दो। अब पूरे वायर के कारण निकालो, किसके कारण निकालो, पूरे वायर के कारण, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू एंटायर वायर कितना आ जाएगा, एफ। इंटीग्रेट कर दो, और जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। पहले इंटीग्रेट कर दो, बाद में बाहर ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और डी क्यू की क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, विद रेस्पेक्ट टू, इसलिए एल लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। ये वैल्यू कहाँ से रखी है हमने, इक्वेशन फर्स्ट से, डी क्यू की वैल्यू, समझ गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, आ गया फोर्स। एफ क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बाहर आएगा, क्यू नॉट। आंसर लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन। हाँ, लैम्डा भी बाहर आ सकता है अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो। मान लेते पूरे वायर पे जो चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, तो फिर लैम्डा कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है, मान लेते इंटीग्रेशन चेंज होता जा रहा है लगातार, क्या लैम्डा नहीं, क्यू अपॉन एल, एम अपॉन एल मास पर यूनिट लेंथ होता है। छोटे में क्वेश्चन किया होगा 11th में, वो चाइना के क्वेश्चन होते हैं, वायर के होते हैं, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक ही लेटर कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पर मास पर यूनिट लेंथ को भी हम लोग लैम्डा से ही लिख देते हैं अक्सर, और लैम्डा वेवलेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। चूँकि लेटर्स हैं कम, क्वांटिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, क्वांटिटीज़ हैं लाखों, और लेटर्स कितने हैं, बहुत थोड़े भाई, समझ गए, इसलिए। अब वी वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, किससे, क्यू नॉट से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, बेटा 5 मिनट रुको, 10 मिनट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा, बोलो। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये एफ वाली वैल्यू यहां रखोगे, बोलो। ये एफ यहां रखोगे, अरे बोलो। ये एफ यहां रखोगे, क्यू नॉट क्या आ जाएगा, कैंसिल। यानी अगर इससे क्यू नॉट हटा दें तो क्या आ जाएगा, ई।
या ऐसे कर लो, क्यू नॉट को यहाँ ले आओ, तभी तो ई आ गया। यानी ई का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बस क्यू नॉट हटा दो, लाइन इंटीग्रल है लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी प्रूवमेंट करते हैं बगल में क्या लिखते हैं उसकी, यूनिट। थोड़ा सा कट गया, इधर करना पड़ेगा। समझ गए, ठीक। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दें, बस वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, केवल आर कैप दोनों में ऐड कर देना। जल्दी नोट करें, आगे 2-2 मिनट लगना है केवल। इन वेक्टर फॉर्म तो पहले f को लिखो, f वेक्टर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इंटीग्रेशन l लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। लो ये हो गया f वेक्टर। अब e वेक्टर के लिए जगह नहीं बची, e वेक्टर ये हम सोचा इसी में एडजस्ट हो जाए। ई वेक्टर कितना होगा, बस किसको हटा देंगे हम लोग, क्यू नॉट को। अरे कुछ समझ में आ रहा है, खाली बैठे हो। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। दूसरी हेडिंग डालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो पहले यहां तक नोट कर लें, फिर हमें 1 मिनट लगेगा केवल करेक्शन करने में। जहां जहां लेंथ है वहां वहां हम क्या करेंगे, एरिया, समझ गए। और जहां जहां डी एल है वहां डी ए नोट कर लें। पहले सुने, अभी साथ में कोई नोट नहीं करेगा, पहले 1 मिनट देख लो, फिर चाहे ना तो घर जाके 5-10 मिनट का वीडियो देख लेना नोट करने के लिए, ठीक है, या फोटो खींच लेना अभी, ठीक है, करेक्शन करने के बाद। समझ आई बात। तो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल सबको समझ आ गया। विद रेस्पेक्ट टू लेंथ इंटीग्रेशन करेंगे तो लाइन इंटीग्रल, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो एरिया, विद रेस्पेक्ट टू एरिया करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल, और विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल। समझ गए। दूसरा कौन सी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज। इसकी बात कब करेंगे, जब किसी शीट पे चार्ज हो। किस पे चार्ज हो, शीट, वो कंडक्टिंग शीट हो या कोई भी सरफेस पे हो, बस, ठीक है। अब जैसे शीट है, और जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहती है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं ज़्यादातर, लेकिन कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये शीट है, ठीक, इसका ये स्मॉल एरिया ले लिया हमने, डी ए। फिर रिपीट कर रहे हैं, एरिया को डी एस से भी लिखेंगे, मतलब एरिया को ए से भी लिख सकते हैं और एस से भी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। एनसीईआरटी में शायद एस से लिखा गया है, ठीक है, हम लोग ए से ले चले हैं, जो सिंपल चीज़ होती है वो लेके चलते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू। अब पहले इसके कारण हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, पी पे, और पी पे क्या रखेंगे, प्लस क्यू नॉट। ये कौन सा वेक्टर हो गया, आर वेक्टर। ध्यान रखना यहाँ पे आर वेक्टर जो होता है ये भी वेरिएबल होता है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, अलग। यहाँ पे लोगों तो आर अलग नहीं हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो आर अलग नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने आर को बाहर नहीं लिया है। समझ गए। अलग अलग एलिमेंट के लिए आर भी अलग। हाँ, लैम्डा जरूर बाहर आ सकता है अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो।
समझ गए, हमने जानबूझ के बाहर नहीं लिया, हो सकता है यूनिफॉर्म हो या हो सकता ना हो यूनिफॉर्म, नहीं समझे। यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। यूनिफॉर्म समझे, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। यूनिफॉर्म तो जानते होगे, ठीक। तो देखिए द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पहले नोट नहीं करोगे, समझो। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ शीट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ऑफ दैट शीट। कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। नहीं जान पाए। अब ये स्मॉल एलिमेंट डीए है, हाँ, यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एल -2। स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डीए, ऑफ एरिया डीए। समझ गए, कितना चार्ज होगा, बोलो डी क्यू, सिग्मा डी, सिग्मा डी है, डी क्यू पूछ रहे हैं ना हम। हाँ, तो सिग्मा इंटू डी ए पर, हाँ, पर यूनिट एरिया, हाँ, तो पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होता है। अब तो समझ में आ गया होगा पूरा, फिर बताएं एग्जाम्पल लेके, केला सेब संतरा सब ले लें, ठीक है, सारा फ्रूट बास्केट यहीं बना दें, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा, तो डी एरिया पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। हमने बताया ना, पहले में टाइम लगता है, दूसरे तीसरे में टाइम नहीं लगता है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू, ठीक है, एट पॉइंट पी और लिख दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये फार्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, बस डी क्यू की वैल्यू जो रखेंगे इसमें चेंज हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। टोटल फोर्स निकालेंगे, क्यू क्या बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट, लैम्डा की जगह है सिग्मा और ये डी ए, समझ गए। ई निकालेंगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। यहां तक कोई दिक्कत, हाँ, एल की जगह क्या आ जाएगा, ए नहीं एस, सरफेस इंटीग्रल, ए भी लिख सकते हो लेकिन हम लोग एस लिख, नहीं हम मन कर रहा है, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सरफेस इंटीग्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू नॉट ये हो गया एस और ये सिग्मा डी ए, एस सिग्मा डी ए। यहां तक कोई दिक्कत, क्या करोगे, फोटो खींचोगे ना, खींचो जल्दी, क्यों वॉल्यूम बताना है। एक मिनट रुक जाओ, बस बता रहे थे, फोटो खींचो। अच्छा ये लो, हमारे मोबाइल से खींच दो, हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। अब वीडियो देखोगे, अब पता नहीं रात तक हम कब अपलोड करेंगे, वैसे कर देंगे, ठीक है। लो खींच लो, ये लो, आ रहा नहीं आ रहा, हाँ फोटो खींच दो, 2-3 खींच देना, हम क्रॉप करके डाल देंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग। तो जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर ले, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, वॉल्यूम। थर्ड कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम इसकी बात कब करते हैं, जब किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो, किसी सॉलिड बॉडी के पूरे वॉल्यूम में। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। अब ये कोई बॉडी है किसी भी शेप की, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। फिर रिपीट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज डेंसिटी को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अब ये हमने छोटा सा यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम दिखाने के लिए 3D में दिखाना पड़ेगा।
ये स्मॉल एलिमेंट हो गया dv, स्मॉल एलिमेंट, इसका वॉल्यूम कितना हो गया dv, और ये बहुत छोटा होगा, इस पे चार्ज कितना है dq, ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखा हुआ, ये r वेक्टर हो गया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा क्या, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, कूलाम पर मीटर क्यूब, एल क्यूब, L-3। नहीं समझे, हाँ, स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया dA, क्या आ जाएगा, रो इंटू dV। समझ गए, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो, तो dV वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, रो इंटू dV, dQ आ गया। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम वही है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया आपका, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो और ये dV, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। समझ गए, ये आपका आ गया V, और कहाँ रो होगा, कहाँ, ये पहले इसको सही करें, वॉल्यूम dV, हाँ ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो यहाँ तक फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यू नॉट से इसमें डिवाइड कर दो, अरे क्यू नॉट को उधर ले आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो जाएगा, रो dV, रो dV, वेक्टर फॉर्म में जहाँ जहाँ सिग्मा है वहाँ वहाँ रो ले लो, और जहाँ dA है वहाँ क्या ले लो, dV। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। तो हाँ, लिमिट वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, क्या है ये, समझे, कोई डाउट, जाओ बेटा नेक्स्ट टर्न फीस जमा हो जाए बेटा। ठीक है, जिनके भी 3 टर्न हो गए फीस जमा करें नेक्स्ट टर्न पे। नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होता है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग गॉस थ्योरम में। किस में सॉल्व करेंगे, गॉस थ्योरम, समझ। अपर लिमिट लोअर लिमिट बात अलग फंक्शन में होती है, यहाँ पे हम बात करेंगे ओपन सरफेस है कि क्लोज सरफेस है। लो फोटो खींच दो इसकी, उसी में दोनों डाल देंगे। हो गया, क्यों, नहीं तो दोबारा कर दो ना।